नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के वो टॉप प्रश्न के बारे में जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार रिपीट होता है। जैसे कि दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं एसएससी रेलवे में कितनी बार पूछा गया है। अगर इसको टोटल मेंशन किया गया होता लगभग कम से कम दोस्तों ये दाब वाले से रिलेटेड 20 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी और रेलवे को मिलाकर। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है दोस्तों, सिंपली उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या होता है, भार प्रति एकांक घनफल। तो ये नहीं होता दोस्तों, प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रणोद का मतलब है दोस्तों एक तरह से बल। प्रणोद का मतलब है एक तरह से बल बटे एकांक क्षेत्रफल, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है दोस्तों, इस बराबर होता है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। किसी एकांक एक सतह पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। किसी एक सतह पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको पूर्ण रूप से डिटेल की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब P बराबर क्या होता है, F बटे क्षेत्रफल एरिया। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको दोस्तों पास्कल भी कहा जाता है। इसको पास्कल भी कहा जाता है। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। और दाब कैसा राशि है दोस्तों, दाब एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। दाब कैसा राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिएगा। इसका मात्रक ये पास्कल भी होता है और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस चारों ऑप्शन से रिलेटेड ऐसा कोई एग्जाम में नहीं है जहाँ से इससे क्वेश्चन रिलेटेड ना पूछा जाता हो। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, छोटी आंत की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम। इसमें बोला गया दोस्तों छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। प्रोटीन को दोस्तों सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम इसमें से है जो कि दोस्तों छोटी आंत में तोड़ता है, छोटी आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, जो कि ट्रिप्सिन में रूपांतरित हो जाता है। अगर दोस्तों यही बोला जाए अमाशय में दोस्तों प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ना, अमाशय में प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तो हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, पेप्सिन याद रखिएगा, पेप्सिन क्या करता है, अमाशय में प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों छोटी आंत में पेप्सिन को सरल पेप्टाइड में तोड़ता है ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा। पेप्सिन का काम होता है अमाशय में प्रोटीन को तोड़ना और ट्रिप्सिन का काम होता है छोटी आंत में प्रोटीन को तोड़ना। चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे बोला गया है पेप्सिन है दोस्तों अमाशय, अम्लीय वातावरण में अमाशय में प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ना। और दोस्तों अमाशय की बात करेंगे, अमाशय में जठर रस पाया जाता है। जठर रस पाया जाता है जिसका पीएच मान कितना होता है 1.2। जिसका पीएच मान होता है 1.2। ये दोस्तों याद रखिएगा, जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। और जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज ये वसा को दोस्तों फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में तोड़ता है। वसा क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको दोस्तों डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन का होता है दोस्तों छोटी आंत में जो क्षारीय वातावरण होता है उसमें प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। और पेप्सिन होता है अमाशय में सरल पेप्टाइड तोड़ता है।
एमाइलेज का क्या काम होता है? एमाइलेज आप लोग देखिएगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लाइकोजन को दोस्तों माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। स्टार्च को दोस्तों माल्टोज में तोड़ने का काम करता है एमाइलेज नामक एंजाइम। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी के सभी नोट कर लीजिएगा। अमाशय में पाया जाता है जठर रस, जिसका पीएच मान होता है 1.2। और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है अमाशय में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। ये सभी के सभी दोस्तों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आरआरबी में, रेलवे में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है किसमें, डैश का मतलब है किसमें रसधानियाँ मुख्यतः बड़े आकार की होती है? जीवाणु में, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं दोनों में। तो रसधानियों की बात करें दोस्तों, रसधानियों से संबंधित बात है रिक्तिका से। सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान रिक्तिका से है। सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान इनमें से किसमें पाया जाता है? जीवाणु में नहीं पाया जाता दोस्तों, जंतुओं में भी नहीं पाया जाता है। जंतुओं में रिक्तिका स्थान पाया जाता है, लेकिन पादप की तुलना में कम पाया जाता है। तो बड़े आकार की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़े आकार की अगर बात करें तो पादप कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाता है। और दोस्तों पादप कोशिका से बात याद रखिएगा, पादप कोशिका में दोस्तों सेल वाल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कि दोस्तों जंतुओं में नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोशिका भित्ति दोस्तों जंतुओं में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु किंगडम से मतलब दोस्तों मानव हो गए, कोई एनिमल हो गया, कोई जीव हो गया, इसमें दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जितने भी जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, केवल और केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी जेईई में कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पादप कोशिका में रसधानियाँ मुख्यतः बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये छोटे आकार की होती है, मतलब बहुत कम पाई जाती हैं। रसधानी का काम क्या होता है? कोशिका में दोस्तों कोशिका में भंडारण अपशिष्ट का प्रवर्धन करना रसधानी का काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि, ऊष्मागतिकी का जो होता है शून्यवां नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा आजकल रेलवे में थोड़ा दोस्तों मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि दोस्तों थोड़ा हटकर है, लेकिन दोस्तों PYQ पर पूरा का पूरा आधारित है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या है? शून्यवां नियम क्या होता है दोस्तों? शून्यवां नियम होता है तापमान से संबंधित होता है शून्यवां नियम। शून्यवां नियम क्या कहता है? अगर कोई दो वस्तु है, एक समान तापमान का दो वस्तु है, अगर उसमें कोई तीसरा वस्तु उन दोनों के बीच में रखते हैं तो उसका भी तापमान उसी के भांति व्यवहार करने लगेगा। ये होता है शून्यवां नियम। तो दो ऊष्मागतिकी प्रणालियाँ सदैव एक दूसरे के परस्पर समान संतुलन में होते हैं, ये नहीं है दोस्तों। यदि दो प्रणालियाँ ऊष्मा संतुलन में हैं, तीसरी प्रणाली ऊष्मा संतुलन में रहेगी। यह भी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। यदि दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो यह भी दोस्तों नहीं है। जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। तो ये बिल्कुल सही बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसमें बोला गया एक दूसरे के साथ दोस्तों व्यवहार करने लगती हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया है ये दो प्रणालियाँ ऊष्मा संतुलन में हैं तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी, ऐसा कंडीशन नहीं होता है। तीनों को दोस्तों आपस में कार्य करना होता है, एक दूसरे के संपर्क में होकर संतुलन बनाए रखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप से इसका डिटेल में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या बताता है दोस्तों? तापमान को परिभाषित करता है, जो कि दोस्तों दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ एक दूसरे के संपर्क में ऊष्मा संतुलन में होती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है, मतलब किसके द्वारा निकाला जाता है? तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जितने भी वेस्टेज निकलते हैं वो सभी का काम होता है उत्सर्जन तंत्र का।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेस्टेज का काम होता है उत्सर्जन तंत्र का। दोस्तों चयापचय मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो चयापचय प्रक्रिया को थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स दोस्तों कंट्रोल करता है चयापचय गतिविधियों को, जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसको दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल करता है, दोस्तों याद रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र की बात करें दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को गुर्दे मतलब किडनी द्वारा रक्त से छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकाला जाता है, अर्थात यह उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग है। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र वो होता है जिसके द्वारा दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ जैसे वेस्टेज, शरीर में कोई वेस्ट बन रहा है, अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, या फिर कोई दोस्तों हानिकारक तत्व है, उसको रक्त के माध्यम से छान कर किडनी क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है मूत्र के माध्यम से। उसी को बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं मानव शरीर में? तो एक होता है दोस्तों वृक्क मतलब किडनी होता है, जो कि दोस्तों रक्त को छान कर मूत्र बनाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मूत्र के माध्यम से दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो हमारे शरीर में यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, अमोनिया बनता है, या फिर अन्य सल्फर का मात्रा अधिक हो गया, कोई भी अन्य भी चीज़ बन रहा है तो मूत्र के माध्यम से निकल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है। तो किडनी हो जाएगा, एक मूत्र वाहिनी हो जाएगा जिसे यूरेटर बोला जाता है। गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नलिकाएं। ये दोस्तों सभी के सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सभी एक लाइन वाला क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनता है। मूत्र बोलता है, पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी, यूरेटर। मूत्राशय क्या होता है दोस्तों? यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मूत्राशय। मूत्र को अस्थायी रूप से जमा करने वाली थैली होती है मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है? मूत्र को अस्थायी रूप से जमा करने वाली थैली, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है शरीर में, उसको बोला जाता है मूत्राशय। मूत्र मार्ग की बात करें दोस्तों, मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाली नली होती है मूत्र, उसको बोला जाता है मूत्र मार्ग। ये सभी के सभी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। अपशिष्ट निष्कासन के लिए निष्कासन के लिए दोस्तों शरीर से यूरिया और अमोनिया जैसे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इसमें दोस्तों एक और नोट कर लीजिएगा, यूरिक एसिड या फिर यूरिक एसिड या फिर यूरिक अम्ल को दोस्तों निकालता है। तरल संतुलन शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइटिस जैसे नमक की सही मात्रा बनाए रखने के लिए। पीएच संतुलन में भी दोस्तों काम आता है। पीएच संतुलन में भी रक्त में पीएच स्तर को नियंत्रण भी करता है और रक्तचाप भी नियंत्रण करता है। दोस्तों सभी की ये सभी के सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं सभी के सभी पॉइंट से दोस्तों हर बार क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन से रिलेटेड। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो विटामिन की खोज किया था दोस्तों फंक ने। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। दोस्तों ये भी याद रखिएगा। बोला गया निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया है विटामिन डी, फिर विटामिन B12, फिर विटामिन के, फिर विटामिन सी। बोला गया है दोस्तों इनमें से कौन से विटामिन जल में विलीय है? इसको दोस्तों हमने केवल एक बार मेंशन किया, लेकिन ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। कौन से विटामिन जल में विलीय होते हैं? कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो इसमें बोला गया है जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। अगर दोस्तों बात करें जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील होते हैं कौन कौन से विटामिन? ये हो जाएगा विटामिन बी और दोस्तों हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा जल में घुलनशील। विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा जल में घुलनशील। तो विटामिन बी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, और विटामिन बी हो जाएगा दोस्तों विटामिन B12, चाहे वो विटामिन B1 हो, B2 हो, B12 तक हो, कोई भी हो, तो हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा जल में घुलनशील। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 केवल डी, मतलब केवल 2 और 4 सही, केवल 2 और 4 सही। अब दोस्तों बात करें दोस्तों वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन
विटामिन ए, विटामिन ए डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं वसा में घुलनशील। विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं जल में घुलनशील। ये दोनों विटामिन को छोड़कर दोस्तों सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। जल में केवल विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हाँ, यहाँ पर देख लीजिएगा विटामिन बी का नाम होता है थायमिन, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। एवं विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरोल बोला जाता है, विटामिन ई जिसे टेकोफेरोल बोला जाता है, और विटामिन के जिसे फाइलोक्विनिन बोला जाता है। ये सब दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं। इसके दोस्तों वैज्ञानिक नाम भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वैज्ञानिक नाम। और दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, सभी को दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण हैं? मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन इसमें से कीटोन के उदाहरण हैं, या फिर हैलोजन के, या फिर निष्क्रिय गैस के, या फिर एल्केन के। तो एल्केन के नहीं होगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन क्या हैं? हैलोजन ग्रुप के हैं। हैलोजन ग्रुप के हैं। हैलोजन ग्रुप किस में आता है दोस्तों? ग्रुप समूह संख्या कितने में आता है? 17 में। समूह संख्या 17 में आता है हैलोजन ग्रुप। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रक्रियाशीलता दिखाते हैं। ये सभी धातुएं तत्व, जितने भी तत्व इसमें पाए जाते हैं, ये सभी दोस्तों बहुत ज़्यादा अपक्रियाशीलता दिखाते हैं। बात करें दोस्तों इसके डिटेल के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया हैलोजन आवर्त सारणी के 17 समूह में स्थित है। यह अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का समूह होता है। अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का समूह होता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और दोस्तों टेनेसिन क्या क्या पाया जाता है? बोला गया है इसमें हैलोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन, ये सभी के सभी दोस्तों तत्व पाए जाते हैं समूह नंबर 17 में। उसको बोला जाता है हैलोजन। आवर्त सारणी में समूह नंबर 17 में पाए जाते हैं। ये तत्व दोस्तों धातुओं के साथ मिलकर लवण मतलब साल्ट बनाते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों बनता है कौन से ग्रुप वाले तत्व धातुओं के साथ मिलकर साल्ट मतलब लवण का निर्माण करते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों समूह नंबर 17 हैलोजन ग्रुप वाले। इसलिए इन्हें हैलोजन नमक उत्पादक भी कहा जाता है। इनके बाह्यतम कोश में दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। समूह नंबर 17 में जितने भी तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह दोस्तों याद रखिएगा। हैलोजन समूह के प्रमुख तत्व के बारे में बोला गया। फ्लोरीन का क्या काम होता है? सबसे हल्की और अधिक प्रतिक्रियाशील गैस है। क्लोरीन की बात करें, समानतः कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त गैस है क्लोरीन के दोस्तों पानी के प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ब्रोमीन क्या होता है? कमरे के तापमान पर पाए जाने वाला एकमात्र तरल अधातु है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयोडीन चमकदार ठोस है। एस्टेटिन के बारे में भी दिया है, रेडियोधर्मी और दुर्लभ तत्व है। टेनेसिन के बारे में भी दिया गया है, कृत्रिम रूप से निर्मित रेडियोधर्मी तत्व है। सभी के सभी दोस्तों जितने भी हमने हाईलाइट किए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन रहे, कोई भी समस्या रहे, आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे के फेवरेट टॉपिक रहने वाला ये वाले क्वेश्चन दोस्तों। बोला गया है पादपों में मुख्य रूप से पत्तियों और तनों की बाहरी त्वचा में पर स्थित एक रोग जनको कीट या फिर कवक से रक्षा करने वाला एक मोम जैसा सुरक्षात्मक अवरोधक है। पूरा का पूरा दोस्तों डेफिनेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस दोस्तों घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है वो कौन सा इसमें से पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है पादपों में, जो कि दोस्तों रोग जनको या फिर बाहरी त्वचा में स्थित त्वचा की दोस्तों देखभाल करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्यूटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूटीन। अगर दोस्तों रोग जनकों से बात किया जाए तो क्यूटीन पाया जाएगा। लेकिन रंध्र की बात किया जाए, रंध्र जिसे स्टोमेटा बोला जाता है,
स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा भी दोस्तों पादपों के बाहरी सतह पर मौजूद होता है, एपिडर्मिस में। इसका क्या काम होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तों में भी पाया जाता है स्टोमेटा। छोटे छोटे छिद्र से वाष्पोत्सर्जन करना, मतलब दोस्तों इसमें जो पानी होती है उसके द्वारा दोस्तों वाष्पीकरण करना या फिर उसको दोस्तों नियंत्रण भी करने का काम करता है रंध्र। क्यूटिन का क्या काम होता है? क्यूटिन दोस्तों रोगनाशक से दोस्तों सुरक्षा करता है। अब प्लस दोस्तों तापमान भी बनाए रखता है क्यूटिन। साइटोकिनिन का क्या काम होता है? साइटोकिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है पादपों में दोस्तों। कोशिका विभाजन का काम होता है साइटोकिनिन का। कोशिका विभाजन का काम होता है साइटोकिनिन का। अब फ्लोएम का होता है दोस्तों पादपों में भोजन का भंडारण करना या फिर भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, मतलब दोस्तों पत्ते से लेकर ब्रांच शाखाओं तक, जड़ तक भोजन का संवहन करना होता है दोस्तों फ्लोएम का काम। सभी दोस्तों ये सभी के सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। साइटोकिनिन का काम होता है कोशिका विभाजन, फ्लोएम का काम होता है दोस्तों भोजन का संवहन करना। अब बाकी के बारे में दोस्तों यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है क्यूटिन का क्या काम होता है? पादपों में मुख्य रूप से पत्ती और तनों की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस में एक जलरोधी वाटरप्रूफ परत होता है जिसे क्यूटिकल के रूप में जाना जाता है। यह निर्जलीकरण पानी की कमी को रोकने के लिए, तेज धूप, यूवी किरणों से सुरक्षा के लिए, रोगजनकों कीट कवच से रक्षा के लिए जाना जाता है। रंध्र का क्या काम होता है? यह भी दोस्तों पादपों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनका मुख्य कार्य होता है गैसों CO2 और O2 का विनिमय करना, मतलब कार्बन प्रकाश संश्लेषण में बहुत बड़ा योगदान होता है रंध्र का। और दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, अधिक पानी को भाप के माध्यम से बाहर निकालना और उसको दोस्तों कंट्रोल भी करना। ये छिद्र द्वारा कोशिकाओं गार्ड सेल द्वारा खुलते और बंद होते हैं जो पौधों में जल और उसका संतुलन और तापमान को नियंत्रित करते हैं। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। उसमें दोस्तों साइटोकिनिन का क्या काम होता है? कोशिका विभाजन का काम होता है साइटोकिनिन का। फ्लोएम का काम होता है भोजन का संवहन करना, और उसी तरह दोस्तों जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना। पादपों से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। बोला गया है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कासित किया जाता है? विद्युत अपघटनी अपचयन अपक्रिया क्या होता है दोस्तों? इसमें दोस्तों किसी के मान लीजिए कोई है सोडियम है, सोडियम मान लीजिए है, यानी सोडियम का क्लोराइड विलयन लेकर दोस्तों उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, जिससे कैथोड पर एक धातु प्राप्त होता है कैथोड पर, जो कि सोडियम के रूप में निकलता है। ये होता है दोस्तों कैथोड पर। लेकिन दोस्तों एनोड पे बात करें, एनोड पे तो क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पर। ये दोस्तों याद रखिएगा। कैथोड पर दोस्तों सोडियम तत्व और दोस्तों एनोड पर क्लोरीन गैस विद्युत अपक्रिया द्वारा, जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक मतलब करंट प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम के अलावा बात करें दोस्तों एक और तत्व होता है सोडियम, कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम और होता है एल्युमिनियम। ये चारों धातुओं के बारे में याद रखिएगा। विद्युत अपक्रिया में दोस्तों ये चारों धातुएं निकाला जाता है। ये चारों धातुओं को दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। या तो दोस्तों कभी कभी सोडियम के फॉर्म में पूछेगा, कभी कैल्शियम के फॉर्म में, कभी मैग्नीशियम के फॉर्म में, कभी एल्युमिनियम के फॉर्म में पूछेगा, तो आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ पर इसके पूर्ण रूप से डिटेल की बात करें, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है सोडियम क्लोराइड जैसे धात्विक यौगिक का अपघटन करके सोडियम धातु प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा यह प्रक्रिया होती है। जैसे दोस्तों सोडियम धातु कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ऑक्साइडों, क्लोराइडों और हाइड्रोक्साइड को संगलित पिघले हुए घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करके कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, कैथोड पर कौन सी धातु मिलती है, मतलब कैथोड पर धातु मिलता है या फिर गैस? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड पर दोस्तों शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता है एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।